तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में दीपावली से पहले ही बड़े शहरों की हवा जहरीली होती जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना, सीवान, समस्तीपुर की हवा सबसे जहरीली हो गई है। इन शहरों की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यह खबर के अनुसार पटना समेत बिहार के लगभग सभी बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता खराब जोन में चली गई है। यह धुंध और कोहरे की शुरुआत के साथ ही एयर क्वालिटी का गिरता स्तर इंसान के लिए बेहद चिंताजनक है। इससे इंसान में सांस से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है। यह शनिवार के बाद रविवार को भी पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान, गया और समस्तीपुर आदि शहरों में AQI की हालात सबसे खराब रही। ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा सलाह दी जा रही है कि लोग अपने घर से मास्क लगाकर ही बाहर निकले ताकि इस खराब हवा से खुद को बचाया जा सके। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत हर छात्र को 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये पैसा छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए दिया जाएगा। खबर के अनुसार 3000 रुपए की ये राशि 9वीं में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। जो छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को किसी तरीके का आवेदन करना नहीं होगा, बल्कि जिले के शिक्षा विभाग के जरिए सरकारी स्कूलों के प्रबंधन से छात्रों की लिस्ट और बैंक डिटेल्स मांगे जाएंगे और फिर पैसों की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्कूल से घर तक जाने आने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। साथ ही योजना के जरिए सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना है। दोस्तों बात करेंगे कि पूरा देश आज त्योहार की खुशियों में डूबा हुआ है। घर घर में खुशियां फैली हुई है, लेकिन हमारे अन्नदाता आज बाढ़ और मजबूरियों के बीच ऊपर वाले के भरोसे जिंदगी काट रहे हैं। एक तरफ दीपावली के अवसर पर दीप उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं राज्य के ज़्यादातर इलाकों में अभी भी कई ग्रामीण परिवार भूखे प्यासे फसल नुकसान की चिंता लिए बैठे हैं। जहां राज्य सरकारों ने राहत बचाव कार्य के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन त्यौहार पर अपनी फसल और घर खो करके कई किसान और ग्रामीण परिवार सरकार की खाद्य सहायता पर दिन काट रहे हैं। अपनी भविष्य की चिंता लिए ये बाढ़ग्रस्त परिवार अपना समय लगभग ऊपर वाले के भरोसे काट रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि लोक आस्था का महापर्व छठ आते ही कानों में मधुर गीत गूंजने लगते हैं। यह छठ का त्यौहार लोक गायिका शारदा सिन्हा की आवाज के बिना अधूरा सा लगता है। यहाँ 28 अक्टूबर के दिन नहाए खाए से इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। यहाँ इसको लेकर के बिहार में सरकार से लेकर के आम लोग जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी छठ गीतों की बात होती है तो सबसे पहले शारदा सिन्हा के गाए गए छठ गीत को लोग खूब सुनना पसंद करते हैं। जब पद्म भूषण शारदा सिन्हा ने अपना एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि छठ गीतों के गाने की प्रेरणा उनको बचपन में अपने नानी से मिली थी। एक समय आया जब उनकी शादी हुई, ससुराल गई तो फिर कुछ दिनों बाद उनके पति बीमार रहने लगे। तब मेरी सास ने छठ व्रत रख करके मन्नत मांगी। उस वक्त मुझे छठ के महत्व का एहसास हुआ, तभी से मैं छठ व्रत रखने लगी और फिर घाटों पर जाने लगी। घाट पर पहुंच करके छठ गीतों को गाने लगी। अब मैं गाँव तो नहीं जा पाती हूं, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से घर घर पहुंच करके छठ के गीत गाती हूं। शारदा सिन्हा का नया गीत छठ के बरतिया लॉन्च हो चुका है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में जमीन को लेकर के खूब झगड़े होते हैं। जब जमीन से जुड़े हुए झगड़े हत्या जैसे गंभीर अपराध की वजह भी बनते हैं। जमीन माफिया विवादित जमीन का कारोबार करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। जो लोग ऐसी जमीन के चक्कर में फंस जाते हैं वे परेशान होते हैं। इसे देखते हुए सरकार विशेष व्यवस्था करने जा रही है। अब बिहार में विवादित जमीन की जानकारी जल्द ही गाँव के नाम के साथ उपलब्ध होगी। इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकेगा। इसके साथ ही विवादित जमीन को प्रकृति के अनुसार अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि रंग के अनुसार पता चल जाएगा कि जमीन विवाद मामला अभी किस स्तर पर है। गृह विभाग ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के बाद इसको लेकर के नए सिरे से निर्देश दिया है।
अभी तक थाना स्तर पर विवादित जमीन का डाटा तैयार किया जा रहा था। गृह विभाग ने विवादित जमीन की होने वाली भौगोलिक सूचना और प्रणाली यानी कि GIS मैपिंग में गांव को पॉइंट बना करके प्रदर्शित करने को कहा गया है। इस पॉइंट पर 2 तरह की लेयरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। असंवेदनशील एवं संवेदनशील भूमि विवाद को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित करने को कहा गया है। इसके अलावा निस्तारित एवं प्रक्रियाधीन भूमि विवाद से जुड़े मामलों को अलग रंग से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तो फिर पति पत्नी के संबंध में जहर घुल जाता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के रोहतास जिले में सामने आया है, जहां एक पत्नी पर प्यार का खुमार इस कदर चढ़ गया कि वे अपनी प्रेमी के साथ मिलकर के पति की गला दबा करके हत्या कर दी। दरअसल पति प्यार के बीच दीवार बन रहा था, जहां पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला बीते 18 अक्टूबर को चेनारी में स्टेट हाईवे पर मिले एक अज्ञात शख्स के शव से जुड़ा हुआ है। जांच में मामला हत्या का निकला। जानकारी के मुताबिक बीते 18 अक्टूबर की रात चेनारी स्टेट हाईवे पर एक शख्स का शव बरामद हुआ था। यह शव की पहचान नरेना चेनारी निवासी अमन कुमार के रूप में हुई थी। उस वक्त पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ गला दबा करके हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा मृतक के पिता के लिखित शिकायत के आधार पर किया गया। इसके बाद पुलिस में मामले की जांच शुरू हुई। जांच के क्रम में कई चौंकाने खुलासे हुए। रोहतास के SP आशीष भारती ने बताया कि जांच के क्रम में पता चला है कि मृतक की पत्नी का कमलेश नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब कमलेश से पूछताछ की गई तो फिर बताया है कि अमन कुमार सिंह की हत्या उसकी पत्नी के साथ मिलकर के किया है। इस हत्या में कमलेश के अन्य सहयोगियों ने भी साथ दिया है। जब पूछताछ के क्रम में पता चला है कि अमन को नींद की गोली खिलाने के बाद गला दबा करके हत्या कर दी गई। दोस्तों बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट सहित दूसरी बीमारियों का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। जब दीपावली के एक दिन बाद 25 अक्टूबर को लालू प्रसाद वापस भारत लौटेंगे। हालांकि उनकी पूरी तरीके से इलाज नहीं हो सका है, लेकिन इलाज के लिए सिंगापुर जाने के लिए दिया गया समय 25 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे में इस तारीख तक उन्हें किसी भी स्थिति में वापस आना होगा। हालांकि वीजा अवधि खत्म होने के बाद लालू प्रसाद यादव के इलाज को लेकर के जैसी स्थिति बनती है उसके अनुसार वे फिर से लंबे अवधि के लिए कोर्ट से इजाजत लेकर के वापस सिंगापुर जा सकते हैं। भारत वापसी के बाद लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने की संभावना है। हालांकि बताया जा रहा है कि लालू परिवार में इस साल कई खुशियां आने के बाद भी छठ पर्व नहीं होगा। इसका कारण लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत के साथ राबड़ी देवी की तबीयत को भी बताया जा रहा है। यह राबड़ी देवी पिछले कुछ समय से घुटनों के दर्द से परेशान है और नीचे जमीन पर बैठने में परेशानी होती है। इस वजह से इस बार छठ नहीं होगा। दोस्तों बात करेंगे कि त्यौहार के मौसम में मिठाई की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट की संभावना अधिक रहती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि नियम के तहत हर उत्पाद पर एक्सपायरी तिथि होनी चाहिए। सीमांचल मिथिलांचल सहित पटना में दीपावली पर मिठाई की मांग बढ़ने के साथ ही नकली मिठाइयों की आमद शुरू हो चुकी है। दुकानों के काउंटर में चांदी सी चमकती मिठाइयों की कई वैरायटी उपलब्ध है, लेकिन कुछ दुकानदार पुरानी मिठाइयों में से नई मिठाई तो कुछ नकली मिठाई बेच रहे हैं। जबकि सीमांचल मिथिलांचल के शहरों समेत और पटना के शहर के अधिकांश दुकानों पर छापेमारी भी नहीं हुई है। दोस्तों बात करेंगे कि दुनिया भर में चावल की भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से विश्व भर में चावल की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जब भारत के इस फैसले से दुनिया के कई देशों में इसका प्रभाव देखा जा रहा है। भारत में भी पिछले साल की तुलना में चावल का उत्पादन घटा है। ऐसे में देश में भी इसका प्रभाव दिख सकता है। चावल कारोबारियों का कहना है कि दुनिया भर में चावल का वैश्विक उत्पादन गिरा है और मांग बढ़ी है। भारत ने दुनिया में चावल के सबसे बड़े निर्यातक टूटे चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और गैर बासमती चावल पर 20% का एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। इसके चलते चावल की वैश्विक कीमतों में 10% से अधिक का उछाल देखा जा सकता है। पिछले महीने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल प्राइस इंडेक्स 2.2% था। ये 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। चावल कारोबारियों की माने तो फिर वैश्विक मार्केट में चावल की कीमतें अभी और ऊपर जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड और वियतनाम जैसे चावल के बड़े निर्यातक देशों में चावल का इतना स्टॉक नहीं है जो भारत के निर्यात पर प्रतिबंध के चलते कमी की भरपाई कर सके।
दोस्तों, राजधानी पटना में आग लगी की बड़ी घटना हुई है। मामला पटना सिटी इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां के माल सलामी थाना क्षेत्र के शहादा में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लग जाने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दिए जाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मौके पर पहुंच करके लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत और फिर आग पर काबू पाया। आग लगी कि इस घटना में 50 लाख से भी अधिक की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि नष्ट हुए संपत्ति का आकलन बाद में किया जाएगा। आग लगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई हो। घटना अहले सुबह लगभग 3 बजे के आसपास की बताई जाती है। बताया जाता है कि मुन्नू कुमार के प्लाईवुड फैक्ट्री में आग के लपटे उठा देख करके स्थानीय लोगों ने तत्काल पूरे मामले से पुलिस और फिर फायर ब्रिगेड को अवगत कराया। जहां आग इतनी प्रचंड थी कि देखते ही देखते इसने पूरे फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। प्लाईवुड फैक्ट्री के आसपास घनी बस्ती होने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाने को लेकर के लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। इसका असर नहीं हो रहा है। यहाँ छाता बाजार मंडी के अलावा शहर में सभी सड़कों के किनारे पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं। जहाँ कल भी डीएम प्रणब कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके बाद भी इसकी बिक्री नहीं रुकी है। डीएम के आदेश के बाद एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने भी शनिवार को आदेश जारी किया था। इसमें शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों एवं मुशहरी सीईओ को पटाखों की बिक्री पर रोक को लेकर के प्रदूषण बोर्ड के आदेश का पालन करने को कहा गया है। इस आदेश का भी कोई असर नहीं दिखा। दोस्तों, बात करेंगे कि पटना के दीघा घाट के सामने गंगा में एक बड़ी नाव डूब गई। सोनपुर को जोड़ने वाले जेपी सेतु के खंभे से टकराने के बाद नाव पूरी तरीके से गंगा में समा गई, पलट गई। इस हादसे के बाद तैरना जानने वाले करीब 11 लोगों को स्थानीय निवासियों के प्रयास से बाहर निकाला गया, बचाया गया, लेकिन 5-6 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि 5-6 लोगों की जान चली गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सोनपुर में बालू लदी नाव डूब गई। इस नाव पर करीब 20 लोग सवार थे, जिसमें से 11 लोगों को निकाला गया है। पिलर नंबर 10 और 15 के बीच ये घटना हुई है। इस घटना में कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि नाव पर 13 लोग सवार थे। इनमें 8 लोग तैर करके निकल गए, बाकी लोग डूब गए। सभी लोग पटना के भोजपुर जिले के बीच कोयलेवर से सोन नदी का बालू लेकर के सोनपुर जा रहे थे। इस बीच ये हादसा हो गया। लापता सभी लोग पटना जिले के अंतर्गत मनेर के महीनावा गाँव के रहने वाले हैं। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार है तो फिर पटाखे की बिक्री होती है और फिर पटाखे जलाए जाते हैं बड़े मात्रा में, लेकिन कई शहरों में ग्रीन पटाखे जलाए जाने की अनुमति दी गई है। तो क्या आपको पता है कि आखिर ये ग्रीन पटाखे होते क्या हैं? जहाँ ग्रीन पटाखा भी अन्य पटाखों की तरह ही होता है, लेकिन इस पटाखे के उपयोग से अपेक्षाकृत कम प्रदूषण होता है। जहाँ ग्रीन पटाखे के जलने के बाद पानी के कण पैदा होते हैं। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कण घुल जाते हैं, जिससे अन्य पटाखों की तरह धुआं नहीं बनता है। इसमें कुछ ऐसे भी पटाखे होते हैं जिनके जलने के बाद सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा होते हैं। ग्रीन पटाखों में अन्य पटाखों की तुलना में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बेहद कम होता है, जिससे इनसे हानिकारक गैस कम पैदा होती है। जब प्रदूषण के रोकथाम के लिए इन पटाखों को ज्यादा तवज्जो अब दी जाने लगी है। जब बिहार के कई शहरों में कई बाजारों में हरित पटाखे उपलब्ध कराना व्यवसायियों के लिए आसान नहीं है। ये चुनौतियों से कम नहीं है। पटाखा व्यवसायियों के मुताबिक उन्हें तो इस बात की उम्मीद थी कि सामान्य पटाखे बेचने की अनुमति मिल जाएगी। अचानक ये पता चला है कि ग्रीन पटाखे ही बेच सकते हैं। सोमवार को दीपावली होने के कारण उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का समय रह गया है, यानी कि आज भर। इसमें भी रविवार को आधे से अधिक समय लाइसेंस लेने के चक्कर में ही निकल गया। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को धमकी भरा पत्र भेजे जाने के मामले में सुदीप्तो कुमार राय से पूछताछ हो रही है। कदमकुआ थाना की पुलिस पश्चिम बंगाल के बर्धमान से सुदीप्तो कुमार राय को प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। सुदीप्त तो आसनसोल पश्चिम बंगाल की जेल में बंद था। पटना पुलिस उसके खिलाफ 29 सितंबर को प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करके आसनसोल जेल भेजा था, जहां उसने स्थानीय कोर्ट की कर्मी को फंसाने के लिए उसके नाम से धमकी भरा पत्र भेजा था। आरोपित के खिलाफ पश्चिम बंगाल में 6 से अधिक केस दर्ज हैं। 20 सितंबर 2022 को डाक के माध्यम से पूर्व उप मुख्यमंत्री को धमकी भरा पत्र भेजा गया था, जहां कदमकुआ थाने की पुलिस केस दर्ज करके छानबीन में जुट गई है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार राजस्व विभाग में क्लर्क के 700 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। ये भर्ती पटना, पूर्णिया, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों में की जाएगी। इसको लेकर के राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। साथ ही साथ युवाओं से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। खबर के अनुसार बिहार में विशेष सर्वेक्षण लिपिक यानी कि क्लर्क के 744 पदों पर नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया 16 नवंबर तक चलेगी। इस अवधि में आप ऑनलाइन के द्वारा यानी कि इस बीच आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर के अंकों की गिनती की जाएगी और फिर इसके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा और उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल, जबकि अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 साल, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 साल निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बिहार के कई शहरों में सीएनजी स्टेशन खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के आदेश के बाद बिहार के भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद में सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। फिलहाल बिहार के कुछ चुनिंदा शहरों में ही सीएनजी फिलिंग स्टेशन मौजूद है, जिसके कारण सीएनजी गाड़ियों की खरीद बिहार में काफ़ी कम देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के अन्य शहरों में भी सीएनजी स्टेशन खोलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल आदि जिलों में मार्च तक 6 नए सीएनजी फिलिंग स्टेशन खोल दिए जाएंगे। इन स्टेशनों को खोलने से सीएनजी गाड़ियां रखने वाले लोगों को काफी फायदा होगा और गाड़ियां अधिक माइलेज भी देगी। वहीं सीएनजी के इस्तेमाल से प्रदूषण लेवल में भी कमी आएगी। इसे देखते हुए पुरानी बसों में भी सीएनजी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को सीएनजी आधारित गाड़ियों लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, ताकि राज्य में प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सके। दोस्तों बात करेंगे कि देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्यों में पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामले की संख्या अचानक बढ़ी है। ऐसे में अब केंद्र की टीम डेंगू के सबसे ज़्यादा असर वाले राज्यों के दौरे पर है। देश के 12 राज्यों में डेंगू से अब तक 60 लोगों की जान चली गई है। वहीं अकेले केरल में सबसे ज़्यादा 20 लोगों की जान गई है। राजस्थान और हरियाणा की बात करें तो फिर दोनों ही राज्यों में 6-6 मरीजों की जान गई है, जब वहीं पश्चिम बंगाल और पंजाब में 3-3 मरीजों की जान गई है। तमिलनाडु में भी डेंगू की वजह से जान जाने का मामला दर्ज किया गया है। बिहार में भी डेंगू ने कहर बरपा रखा है। राज्य को अलर्ट पर डाल दिया गया है। अस्पतालों में लगातार डेंगू के मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। केंद्र की ओर से गठित 13 से 14 टीमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों का दौरा कर रही है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने अस्पतालों को कुछ बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में किसानों के लिए नीतीश सरकार कृषि इनपुट योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। योजना का क्रियान्वयन बिहार कृषि विभाग और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है। स्कीम का उद्देश्य बिहार में सूखे और बाढ़ से प्रभावित होने वाले किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। योजना के जरिए सरकार सूखा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मदद उपलब्ध करवाती है। इस स्कीम के जरिए सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय होने वाली आर्थिक तंगी से बचाती है। इस योजना में 3 कैटेगरी में सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। गैर सिंचाई वाली फसलों के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचाई के बाद नुकसान हुई फसलों के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और फिर जिन फसलों को लगातार पानी उपलब्ध करवाना पड़ता है उनके लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर धनराशि उपलब्ध करवाती है। तो ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के वे सभी किसान अर्थ हैं जिनके पास खेत हैं और बाढ़ या फिर सूखे के चलते उनकी फसल को नुकसान हुआ है। यह योजना का लाभ एक फसल चक्र में केवल एक बार ही लिया जा सकता है, इसलिए दोबारा आवेदन करने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि आजकल फर्जी कस्टमर केयर नंबर के फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ रहे हैं। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस मामले पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। कई बार कस्टमर्स अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करते हैं और उन्हें बैठे बैठाए चूना लगाया जाता है। ऐसा फर्जी कस्टमर केयर नंबर के कारण होता है। जब गूगल पर ऐसे तमाम फर्जी नंबर्स मौजूद हैं जो खुद को किसी बैंक, कंपनी या फिर मोबाइल कंपनी के कस्टमर केयर होने का
दावा करते हैं। या इस पर कॉल करने से आपकी जेब कट सकती है। अब ऐसे तमाम फर्जी नंबर्स पर सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार सभी कंपनियां और ऐप्स को अपने वास्तविक कस्टमर केयर नंबर को ही प्लेटफॉर्म पर रखने को कहा है। इसके अलावा सभी नंबर्स को प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिए गए हैं। कस्टमर्स के साथ होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार इन फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इन फर्जी नंबर्स को सभी प्लेटफॉर्म से हटाए जाएंगे। वहीं सरकार सभी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स को अपने कस्टमर केयर नंबर को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। सिर्फ वास्तविक नंबर्स ही पोर्टल पर मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के इस कदम से सही कस्टमर केयर नंबर को पहचान मिलेगी। केंद्र सरकार इसके लिए सभी ऐप्स और इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे। नए ड्राफ्ट किए टेलीकॉम बिल में भी इसे लेकर के प्रोविजनल बनाया गया है। आपको बता दूं कि आपको कभी भी गूगल से सर्च करके किसी भी कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अपने किसी भी तरह की समस्या या फिर शिकायत के समाधान के लिए हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो फिर आप इसके चंगुल में फंस जाएंगे, तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके पूरे अकाउंट, पूरे गाड़ी कमाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बात करेंगे कि कम बारिश के कारण सूखा झेल रहे बिहार के किसानों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धनतेरस के मौके पर बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखाग्रस्त घोषित बिहार के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों की 7,841 गाँव के प्रति हेक्टेयर के खाते में 3500 रुपये ट्रांसफर किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान इस सभी 11 जिलों के डीएम के साथ जुड़े रहे, जिसमें उन्होंने सभी कलेक्ट्रेट से बारी बारी लाभुकों की संख्या के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम को इसको लेकर के निर्देश दिया है कि जो भी परिवार इस योजना में शामिल किए गए हैं उन्हें किसी भी हाल में छठ से पहले सहायता राशि उपलब्ध हो। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार बार बार सभी डीएम को इस बात के लिए जोर देते नजर आए कि वे इसकी गारंटी लें। सभी डीएम ने यह भरोसा दिलाया है कि हर परिवार के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिस पर सीएम नीतीश कुमार सहित बैठक में मौजूद सभी लोगों ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दो कि इस साल बारिश कम होने के कारण बिहार के 11 जिले ऐसे हैं जहां फसल की रोपाई का आंकड़ा भी 70% से कम है। इन जिलों के 96 प्रखंडों के 7,841 गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखाग्रस्त गाँव को कवर करने वाले जिलों में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा जिला शामिल है। इनमें बांका और जमुई सबसे ज्यादा प्रभावित है। कुछ दिन पहले ही बिहार कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि इन प्रखंडों के गांवों में रहने वाले हर परिवार के खाते में 3500 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर परिवार के खाते में 3500 रुपये ट्रांसफर कर भी दिए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर जेडीयू ने बड़ा निशाना साधा है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार और प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि विकास के जिस मॉडल के सहारे साल 2014 में बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई थी, उसका ढोल अब फूट चुका है। यही कारण है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसका नाम तक नहीं लिया है। दोनों जेडीयू प्रवक्ताओं ने विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की तुलना देश के एक धनी प्रदेश गुजरात के साथ तथाकथित पिछड़े राज्य बिहार से करते हुए कहा है कि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2019 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार स्वास्थ्य से संबंधित कई आंकड़ों में बिहार ने गुजरात से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों में कुछ प्रमुख है: कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की संख्या, सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाले महिलाओं का अनुपात आदि। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार का ये बेहतर प्रदर्शन नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय और बिहार की जनता के प्रति सेवा भाव का परिणाम है। साल 2004-05 में बिहार में कुपोषित कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 37 था, जिसे नीतीश कुमार ने पटरी पर लाते हुए उस अनुपात को आज 22.9 प्रति 1000 बच्चों पर पहुंचाया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में बेरोजगारी दूर करने पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। बीते दिनों भू राजस्व विभाग में 4,325 राजस्व अधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी के बाद 9,469 राजस्व कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धि को गिनवा रही है, तो वहीं विरोधी दल बीजेपी इसे लेकर के नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है उसकी प्रक्रिया एनडीए सरकार के समय पूरी हो चुकी थी। उस समय के नियुक्ति पत्र को बांट करके नीतीश सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार से ये
पूछा है कि कैबिनेट की कई बैठकें हुई लेकिन 10 लाख नौकरी देने के वादे पर काम नहीं हुआ। उन्होंने पूछा है कि 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, बिहार में कितने पद भरे गए और कितने लोगों की नौकरी अस्थायी की गई। अभी बिहार सरकार में स्थिति यह है कि 4 लाख से ज़्यादा नियुक्ति शिक्षकों को 2 महीने से वेतन सरकार नहीं दे पा रही है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को भी वेतन और फिर पेंशन का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में नीतीश सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी कैसे दे पाएगी। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति पत्र बांटने की नौटंकी करने से ज्यादा जरूरी है कि शिक्षकों को वेतन देना, ताकि वे दीपावली और फिर छठ जैसे महापर्व मना सके। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के नालंदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां 1 करोड़पति साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया है। जहां गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 6,70,000 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर सहित 3 मोबाइल सेट मिला है। इसके अलावा 15 जमीन के डीड सहित करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साइबर फ्रॉड कितना बड़ा अपराधी है। गिरफ्तार आरोपी का पहचान मनोज कुमार उर्फ बेदा के रूप में हुई है, जब पुलिस ने उसे मनपुर थाना क्षेत्र के पलनी गांव से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर बांटा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से रोजगार मेला लगा करके पूरे भारत में 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, इसका सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही आर.के. सिंह ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है, निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार के किसी भी स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार के किसी भी कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके बावजूद मालूम नहीं नीतीश कुमार और उनकी सरकार इस तरह की नौकरी देने की बात कर रही है। वहीं इसके अलावा जब आर.के. सिंह ने ये सवाल किया कि राज्य सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार उन्हें विकास के लिए पैसे नहीं देती है, तो फिर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं है। फाइनेंस कमीशन के द्वारा राज्यों को पैसे दिए जाते हैं, बिहार को भी लगातार पैसे मिल रहा है, लेकिन इन्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करना है, इसीलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा है कि जो हिस्सा बिहार को मिलना चाहिए वे लगातार मिलता रहा है। साथ ही उपचुनाव को लेकर के प्रतिक्रिया दी कि जनता मालिक है, लेकिन जनता को चाहिए कि बिहार में जब वोटिंग करें तो फिर एक बार जरूर सोचें। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से शराब पीने के शौकीन पड़ोसी राज्यों का रुख करते हैं। जब बिहार की सीमा से सटे यूपी और झारखंड के इलाकों में जाकर के बड़ी संख्या में बिहार के लोग शराब का सेवन करते हैं। वापस लौटने के क्रम में बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं। ताजा मामला झारखंड से सामने आया है, जहाँ की पुलिस ने शराब के नशे में होटल में हंगामा कर रहे बिहार के एक डीएसपी को पकड़ा है। डीएसपी पर शराब और वर्दी का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसने झारखंड पुलिस के जवान पर ही पिस्तौल तान दी। पूरा मामला झारखंड के पलामू जिले की है। दरअसल बीते शुक्रवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि पलामू के एक होटल में कुछ लोग शराब पी करके हंगामा कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर जब पलामू पुलिस का जवान होटल पहुंचा तो फिर पता चला कि हंगामा करने वाला शख्स बीएमपी के डीएसपी हैं। जी हाँ, यानी कि बिहार पुलिस के डीएसपी हैं। अब बताइए कि बिहार पुलिस के डीएसपी यानी कि बिहार पुलिस ही जब शराब का सेवन करे तो फिर आम लोगों का क्या। जिन लोगों के कंधे पर शराबबंदी का जिम्मा रहता है, वही लोग अगर शराब की खुली धज्जियां उड़ा दे तो फिर आम लोगों को तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। जब बीजेपी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की बीजेपी में शामिल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हमारे रास्ते अब अलग हो गए हैं। हमने हमेशा उनका साथ दिया, वे जो कहते थे हम सुनते थे। वे खुद बीजेपी को छोड़ करके गए हैं, हमने हमेशा वफादारी निभाई है। शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि हम वफादार थे, इसीलिए हम नजरों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिन्होंने नीतीश कुमार को भद्दी गालियां दी, विधानसभा में अपमानित किया, उनके साथ वे चले गए। हमने हमेशा उन्हें इज्जत दी, इसके बावजूद भी वे उजाले को छोड़ करके लालटेन की रोशनी में गए हैं। अब उनके लिए ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, कभी नहीं खुल सकता है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने मिशन 40 की तैयारी शुरू कर दी है, हमें 40 के 40 लोकसभा जीतनी है। जब उनसे आरसीपी सिंह के कैंपेन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सब कैंपेन में लगे हैं, हमारा अभी उसी पर काम चल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि भागलपुर जिला के पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान
उर्फ ललन कुमार इन दिनों फिर राष्ट्रीय स्तर तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक हफ्ता पहले देवी देवताओं को जोड़ती उनकी एक टिप्पणी से हिंदुत्ववादी नाराज हैं। हिंदुत्ववादियों के साथ भाजपा के लोग भी इसे देवी देवताओं का अनादर मान रहे हैं। एक हफ्ता होने को है वे इंटरनेट मीडिया पर विधायक को लगातार निशाना बनाए हुए हैं। इधर विधायक के बयान के मायने उनकी पार्टी निकाल रही है। दूसरी ओर विधायक ने कहा है कि वे मृत्यु भोज से संबंधित सवालों का जवाब दे रहे थे। विरोधियों ने एक प्रश्न के जवाब के हिस्से को काट करके गलत रूप देते हुए वायरल किया है। वे सनातनी है, शिव भक्त है, देवी देवताओं के अनादर की सोच भी नहीं सकते हैं। जब फिर भी उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो फिर माफी मांगते हैं। विधायक ललन पासवान की मां कुलेश्वर देवी की मृत्यु बीते 7 अक्टूबर को हुई थी। एक माह पूर्व 12 सितंबर को उनकी इकलौती बड़ी बहन कृष्णा भी इस दुनिया से चली गई थी। मां की मृत्यु के 8 दिन बाद 16 अक्टूबर को विधायक फेसबुक लाइव आए। वे मृत्यु भोज को सामाजिक कुरीति बता करके इसे नहीं करने और फिर किसी के मृत्यु भोज में शामिल नहीं होने की जानकारी देते हैं। स्वाभाविक तौर पर अचानक से मृत्यु भोज को कुरीति बताने के पीछे विधायक का कारण लोग तलाशने लगे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में कार बाइक चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत 17 जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है, जबकि अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आई है। खबर के अनुसार राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे और डीजल की कीमतों में 32 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है, जबकि बिहार के पूर्णिया में भी पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय देश भर में पेट्रोल डीजल का रेट जारी करती है। यह रेट इंटरनेशनल बाजार में चल रहे कच्चे तेल के भाव के तहत जारी किया जाता है, इसलिए आप जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल का रेट जान लें। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी पटना में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। यहां हर दिन डेंगू के 300 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ गई है। खबर के अनुसार पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने पटना में एक टीम भेजी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने यहाँ दौरा करने के बाद कहा है कि बिहार में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है और लगातार गिरावट हो रही है। आपको बता दूं कि 4 सदस्यीय टीम ने बिहार के पटना और नालंदा का दौरा किया और बिहार में डेंगू की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात करने के बाद दिल्ली लौट गए। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर पटना में डेंगू के कुल 343 मरीज मिले हैं, जिससे यहां डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 4587 के पार पहुंच गया है। दोस्तों बात करेंगे कि कर्नाटक के हुमनाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों को घेरा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और जेडीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब भारतीय राजनीति में मुसलमानों का कोई भी महत्व नहीं है। मुस्लिम राजनीतिक दलों के लिए एटीएम मशीन बन गए हैं, जो केवल समुदाय से वोट मांगते हैं। साथ ही पीएम मोदी पर भी उन्होंने सांकेतिक तरीके से हमला बोला है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार के मुद्दे पर कोई नहीं बोलता। मुसलमान अदृश्य हो गए हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि आपने भारत की राजनीति को इतना बदल दिया है कि अब धर्मनिरपेक्ष दल मुस्लिम मुद्दों को नहीं उठाते हैं। इस जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे, जिनसे सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कई प्रश्न उन्होंने दागे हैं। जनसभा से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपको इन पार्टियों से कुछ मिल रहा है, ये सवाल किया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो फिर आप नेता बन जाइए और मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन याद रखें कि आप बिल्किस बानो को क्या जवाब देंगे, क्या वह आपकी बेटी नहीं है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये अंबेडकर की भूमि है, हमने अपने खून और पसीने से भूमि को मुक्त किया है। मुसलमानों ने सबसे अधिक बलिदान दिया और उस समय आरएसएस नहीं था, कोई बीजेपी नहीं थी, वे सभी बाद में आए और फिर नायक बन गए, जबकि अपना खून बलिदान करने वाले शून्य हो गए। 1925 के बाद जो आए वे आज़ादी नहीं लाए। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि आप पहले उस कमीशन को खत्म करें जो उसकी पार्टी को दिल्ली में मिल रहा है। पीएम मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।